Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing fundamental rights and अब तक हम लोगों ने आर्टिकल 14-15 पढ़ लिए हैं। मैंने आपको कल बताया आर्टिकल 14 में पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए, एफर्मेटिव एक्शन करने के लिए प्रावधान है। आर्टिकल 15 में कुछ कंडीशंस हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता और जो इसके अलावा बेसिस है उन पे स्पेशल पॉलिसीज बन सकती हैं। ये भी बताया आर्टिकल 15 क्लॉज 4। वैसे आपको क्लॉज 1 to 4 जानने की नीड नहीं है, बस आर्टिकल का इंटेंट समझिए। आर्टिकल 15(4) जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या SC/ST के लिए विशेष प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। इतना हमने ऐड किया, ठीक है। अब आर्टिकल 16 देखते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 अगेन आई से डू नॉट गो टू द क्लॉजेस। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये प्रीलिम्स की क्लास है, बहुत ज्यादा क्लॉजेस में जाने की नीड नहीं है, बट मैं आपको अपनी PPT से पढ़ा रहा हूं जिसमें सारे नोट्स हुआ करते हैं, तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, लिमिटेड ही बताऊंगा। आर्टिकल 16 स्पेसिफिक केस है आर्टिकल 14 का। 15 कुछ लिमिटेशन बताता है, 16 एक पर्टिकुलर केस के लिए है। 16 कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन्स। तो आपको याद आ गया, आर्टिकल 14 सभी के लिए है, आर्टिकल 15 सिटीजन्स के लिए है, आर्टिकल 16 भी सिटीजन्स के लिए है ना, ये भी सिटीजन्स के लिए है। अब ये कह रहा है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान अवसरों फॉर सिटीजन्स इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स अंडर द स्टेट। कहने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब में, जहां तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, उनमें नौकरी की बात हो या अपॉइंटमेंट की बात हो, उसमें सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जॉब सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हालात ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई से सपोर्ट देना है, रिजर्वेशन से सपोर्ट देना है, तो सपोर्ट दे सकते हैं। आर्टिकल 16 सिर्फ डील करता है स्टेट एम्प्लॉयमेंट से। आर्टिकल 15 में आप कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की हो या ना हो, लेकिन आर्टिकल 16 सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल प्रोविजंस पे डील करता है कि जहां तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, सबके लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। और ऐसा करते हुए कहते हैं कि नहीं होना चाहिए कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस इन एनी ऑफ देम। और ऐसा करते हुए जब एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा रहे हो नागरिकों के लिए, तो इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जनरल पॉलिसी हो गई। क्लॉज 3 छोड़ दीजिए। क्लॉज 4 कहता है हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स इफ इन इट्स ओपिनियन दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ये समझ लीजिए, अगर स्टेट को लगता है कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स नौकरियों में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो नौकरियों में उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है, रिजर्वेशन किया जा सकता है। अगर आपसे पूछें कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन किस आर्टिकल से निकलता है, तो आप तुरंत बोल देंगे आर्टिकल 16 से निकलता है, और स्पेसिफिकली 16(4) से निकलता है। लेकिन कब? अगर सरकार की नजर में ऐसा हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाए जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 16(4). इसका मतलब यह है कि यह भी एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जैसी चीज है जो आर्टिकल 14 में डिस्कस की थी हमने। मतलब ये भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। मतलब अगर कुछ सही लॉजिक है, उस बेस पर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाई जा सकती है। दिस इज द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर अब ये मंडल कमीशन एक आया था जिसने कहा कि 27% OBCs के लिए रिजर्वेशन कर दिया जाए। मंडल कमीशन 1990 में ये रिपोर्ट आ गई थी। और बैकवर्ड क्लास कमीशन हमेशा आर्टिकल 340 में बनाया जाता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, याद रखेंगे आप। आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को लगता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्हें कमीशन बनाना है, तो आर्टिकल 340 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ए बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो उन्होंने मंडल कमीशन अपॉइंट किया था 79 में, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन VP सिंह के समय 1990 में हो गया था। अब डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। इससे ही संबंधित है इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, जो 1992 में आया था। इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है? implementation of Mandal Commission report which allowed 27% reservation to other backward caste OBC in गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है,
बस इतना बहुत है आपके लिए, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ज्यादा इसको नहीं देखेंगे। नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का संबंध किससे है? प्रमोशन इन द गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, छोड़ देते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया। आर्टिकल 15 में ये दिया हुआ है कि पब्लिक पार्क्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं, रोड्स हैं, इन पे जाने में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो पब्लिक प्लेसेस की जगहें हैं उनको यूज करने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो आर्टिकल 15(2) क्लॉज में लिखा हुआ है। ऐसे ही 17 ये कहता है साफ साफ, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय लॉ। छुआछूत, गांधी जी का जो छुआछूत मूवमेंट चला था फ्रीडम स्ट्रगल में, गांधी जी हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो या स्वामी विवेकानंद हो, वो भी कहते थे कि आई डू नॉट लाइक द टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ द हिंदूज। तो स्वामी विवेकानंद ने हो या ज्योतिबा फूले हो या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, इन लोगों ने दे हैड डन ए लॉट ऑफ वर्क, E.V. रामास्वामी नायकर वगैरह हो, सबने इन चीजों के लिए काफी काम किया है। तो अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, आर्टिकल 17 स्ट्रेट अवे कहता है, एब्सोल्यूट है, छुआछूत खत्म की जाती है, और इसको अगर कोई प्रैक्टिस करेगा ही शैल बी पनिशेबल बाय लॉ, कानून द्वारा उसे पनिश किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 17 पनिश नहीं करेगा, आर्टिकल 17 पनिश करने के लिए लॉ बनाने की परमिशन देता है। दो most of the fundamental rights are self-executory, but some fundamental rights have been made to execute by this article। जैसे ज्यादातर फंडामेंटल राइट तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, कि मतलब फंडामेंटल राइट से ही आप अधिकार पा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को पनिश करना है अनटचेबिलिटी के लिए तो आर्टिकल 17 पनिश नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 के तहत जो लॉ बनेगा वो पनिश करेगा। तो आर्टिकल 17 लॉ बनाने की अनुमति देता है कि आप पनिशेबल, कोई अगर लॉ बनेगा इसके लिए तो पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, फिर बना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, यही चेंज हो गया। अंडर दिस एक्ट सिविल राइट्स हैव बीन डिफाइंड एज राइट्स एक्रूइंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। शॉर्ट में समझिए, सिविल राइट्स का मतलब यह है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश होने से जो अधिकार आपको मिल जाते हैं, मतलब आपके साथ छुआछूत नहीं होगी, उससे जो आपको अधिकार मिलते हैं, क्या अधिकार मिलते हैं? आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके साथ कोई जाति सूचक नाम नहीं ले सकता, आपके साथ कोई जाति सूचक व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर वो किया जाएगा तो आप इस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकते हैं। द पर्सन हु हैज डन दिस शैल बी पनिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, एब्सोल्यूट है, इट इज एबॉलिश्ड, फॉरबिडन है। ठीक है, इसी पे संदर्भ में फिर आगे पास हुआ SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एक और बड़ा कानून है जिसे SC ST एक्ट कह देते हैं। इसके तहत बहुत कड़ी सजा मिलती है। अगर कोई SC ST एक्ट में बुक किया जाता है तो उसको बेल वगैरह नहीं होती है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ, ये जो मैंने आपको बताया अभी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, पीछे जो बताया था PCA, और ये जो POA कह देते हैं इसे, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये दोनों एक्ट कानून हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। इफ समबडी डज दिस थिंग देन एनीबडी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। और SC ST एक्ट में अगर बुक करेंगे तो आसानी से बेल होना संभव नहीं है। तो आर्टिकल 17 में छुआछूत एबॉलिश की जाती है। आर्टिकल 18 कहता है टाइटल्स एबॉलिश किए जाते हैं। स्टेट शैल नॉट कन्फर ऑन अपॉन एनी इंडिविजुअल एनी टाइटल, किसी व्यक्ति को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट एजुकेशनल एंड मिलिट्री। मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं, बहुत टू द पॉइंट, ताकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी आए तो आप कर लें। स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल अपॉन एनी इंडिविजुअल एक्सेप्ट इन केस ऑफ एजुकेशनल एंड मिलिट्री अचीवमेंट। मतलब सरकार की तरफ से किसी को कोई टाइटल नहीं मिल सकता है। हाँ, आप अगर मिलिट्री में रहे हैं तो आप नाम के साथ कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर लगा सकते हैं, या आपने PhD की है तो डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मिलिट्री भी क्या है, स्टेट हो गई, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, तो आपको टाइटल देती है ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल। ऐसी आपने PhD की है, यूनिवर्सिटी स्टेट हो जाती है, डॉक्टर देती है, लगा सकते हैं। सिर्फ एजुकेशनल टाइटल लगाए जा सकते हैं या मिलिट्री, इसके अलावा कोई टाइटल सरकारों की तरफ से नहीं मिल सकता। नो इंडियन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट से कोई भारतीय टाइटल नहीं ले सकता। नाइटहुड अगर इंग्लैंड देता था तो इंडिपेंडेंस से पहले तो सर की उपाधि मिल जाती थी, अब सर की उपाधि कोई ले नहीं सकता। However, academic and military achievements are not titled under Article 18। ये मैंने आपको बताया, आर्टिकल 18 में एकेडमिक और मिलिट्री अचीवमेंट टाइटल नहीं माने जाते हैं। इसी को लेकर एक मुकदमा हो गया
कि जो पद्म अवार्ड्स वगैरह हैं, भारत रत्न पद्म अवार्ड्स वगैरह हैं, ये टाइटल्स हैं, इनको बंद किया जाए। और ये जो भारत रत्न पद्म अवार्ड्स हैं, ये 1954 में शुरू किए गए थे, इनको आर्टिकल 18 में चैलेंज कर दिया गया। लेकिन कोर्ट ने बाद में कहा कि ये टाइटल्स नहीं है, किसी व्यक्ति ने कुछ देश के लिए विशेष किया है, उसको देश रिकॉग्नाइज करता है, तो ये अवार्ड के तौर पे देता है, इट इज नॉट ए टाइटल। जिनको ये मिलते हैं वो नाम के साथ लगा के इस्तेमाल ना करें, ये इसमें बोला गया है। तो भारत रत्न पद्म अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 18, दे आर अवार्ड्स, हेंस दे कैन बी गिवन। कुछ समय के लिए बंद भी रहे थे। सो दिस इज आर्टिकल 16, 17 एंड 18। तो आर्टिकल पहली कैटेगरी राइट्स टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18। इन सबका उद्देश्य है इनइक्वलिटी को खत्म करके इक्वलिटी लाना। द होल पर्पज ऑफ दिस कैटेगरी इज टू मेक पर्सन व्हाट, इक्वल। ऑल द डिसेबिलिटीज ऑफ एनी काइंड, बी इट एजुकेशनल, इकोनॉमिक, व्हाटएवर इट इज, उनको खत्म करके समानता पे लाया जाए, ताकि सबको समान अवसर मिले डेवलपमेंट करने का। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता लाते हैं। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस थिंग। अब कल हम करेंगे, किसी ने बोला है लेक्चर्स को आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ा के करिए। यस, आने वाले दिनों में हम लेक्चर्स को बढ़ा देंगे और समय से पहले इसको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके खत्म कर देंगे। फंडामेंटल राइट्स में आपको पूरा पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद में सिलेक्टिव बताऊंगा जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इट इज sufficient. Thanks a lot for watching this video. Thank you.